नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। मिडिल ईस्ट में फिर एक बार युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है और यह आहट इतनी तेज है कि आपको इस अपडेट से आइडिया लगने वाला है कि कैसे लेवल पर तैयारी चल रही है। क्या यह घटना आने वाले समय में विश्व युद्ध के अंदर तब्दील तो नहीं हो जाएगी? क्या इस घटना के रिटेलिएशन से पूरा मिडिल ईस्ट आग का गोला तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने लगभग ईरान पर हमले करने की प्लानिंग कर ली है। आज के अपडेट से आप वो सारी जानकारी जानेंगे, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा जहां उसके सैनिक बैठे हैं कतर में, वहां से उन्हें हटने का आदेश दे दिया है कि यहां से हट जाइए। क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जब पहले कन्फ्लिक्ट हुआ था, तब ईरान ने अल उदैद एयरबेस जो अमेरिका का बनाया हुआ है कतर में, उसे टारगेट किया था कतर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि अमेरिका अगर कुछ करता है तो मिडिल ईस्ट में उसके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ऐसे में अमेरिका ने अपने एयरबेस को खाली करने के लिए सैनिकों को हटने का आदेश दे दिया है। लेकिन अमेरिका जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मतलब ट्रंप का यह आदेश देना कि अब सारी वार्ताएं बंद हो गई हैं, वार्ता खत्म, अब देखा जाएगा, चिंता मत करो प्रदर्शनकारियों, हम आपके लिए आ रहे हैं, मदद रास्ते में है। इस तरह का संदेश अपने आप में पूरी दुनिया में एक स्थिति पैदा करता है, जिसके चलते भारत दोबारा एडवाइजरी जारी कर देता है। तुरंत कहता है जो भी लोग हैं तुरंत वहां से बाहर निकलिए। यूरोप के देश भी अपने अपने लोगों को निकलने का आदेश दे देते हैं। और इसी बीच में मिस्टीरियस चीनी प्लेन कतर ईरान में उतरता हुआ दिखाई देता है। ये सारी बातें अपडेट के साथ आपके सामने लेकर हूं। आइए शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपको देते चलते हैं। साथियों, कतर में जो हो रहा है उसे लेकर लगातार मैं आपके सामने हमारे एक और अन्य YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर लगातार अपडेट देता आ रहा हूं। तब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, तब से प्रोटेस्ट के बाद ब्लैकआउट के बाद इंटरनेट बंद, और उसके बाद में एडवाइजरी, जिसमें हमने यह कहा कि हमला हो सकता है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था किसी भी वक्त क्या अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी अगर आप हमारे अपनी पाठशाला के लगातार लिसनर हैं तो मैंने वहां पर यह सीरीज चलाई हुई थी कि ईरान में क्या हो रहा है। अब आप यहां पर अपडेट प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमला होने ही वाला है। यह सवाल कि क्या वाकई में आज होगा कि 7 दिन में होगा, यह तो अब ट्रंप जाने, क्योंकि ट्रंप भी चाहते हैं कि मैं प्रिडिक्टेबल ना रहूं भारत की तरह। क्योंकि भारत सरकार भी जब पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी, ऑपरेशन सिंदूर की, तो दुनिया जिस समय कयास लगा रही थी उस समय नहीं करना था, दाएं बाएं करके करना था। तो ट्रंप को दुनिया ने कैलकुलेट तो कर लिया है कि ये हमला करने वाले हैं, आज करेंगे या रुक के करेंगे, मेरी मर्जी टाइप से अमेरिका कर रहा है। आप पूछेंगे कि नहीं, केवल माहौल हो सकता है। देखिए, मैंने आपको इसी तरह से वेनेजुएला की कहानी पर भी सेशंस लंबे समय से देते आ रहा था। वेनेजुएला पर हमला होने वाला है, अमेरिकी आक्रमण होने वाला है, होता है, हो ही जाता है, मादुरो को उठा लिया जाता है। इसका मतलब जो प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं वो फाइनली एग्जीक्यूशन तक पहुंचती है। ईरान पर भी जो हम खबरें फॉलो करते आ रहे हैं उसका फाइनल डे आ चुका है। आजकल जो भी है वो आपके सामने अपडेट में मिल जाएगा। कैसे पता चल रहा है जरा सुनिए। यहां पर आप हेडलाइन देखें, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड सभी ने अपने सिटीजन से कहा है कि ईरान छोड़कर के तुरंत निकल लें, क्योंकि अमेरिका का हमला हो सकता है। अब यह कौन से न्यूज़पेपर में छपा है? टीआरटी वर्ल्ड में, तुर्की का न्यूज़पेपर है, इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूज़पेपर है। अमेरिका के हमले के बारे में खबर छाप रहा है कि दुनिया के देशों ने अपने लोगों से कहा है निकल लो, अमेरिका हमला कर सकता है। ठीक है, साथ में हेडलाइन बनती है, अमेरिका ने अपने सैनिकों को जो मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस पर तैनात हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटने की कहा है। ईरान वार्न ऑफ रिटेलिएशन इफ ट्रंप स्ट्राइक। अब यह कहानी क्या है? असल मायने में अमेरिका यह जानता है, क्योंकि एक दिन पहले ही ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका आपने हम पर हमला किया तो आपके जितने भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में सबको टारगेट बनाएंगे, फिर मत कहना। क्योंकि देखिए, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है और अमेरिका चाहता भी इस तरह से है कि कोई अमेरिका पर हमला करने की प्लानिंग ना करे। उसको तो ये रास्ता बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अमेरिका के जो बेसिस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर तो हमला किया जा सकता है। ऐसे में उसने उन बेसिस के बारे में पहले ही धमकी दे दी थी ईरान ने कि देख लो भाई, हम आपके बेसिस पर हमला करेंगे। यह बात जैसे ही बाहर आती है, हमारे सारे हवाई जहाज अपना रास्ता बदल देते हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, इन सब ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए कह दिया कि भाई अब हम ईरान के एयर स्पेस से नहीं उड़ेंगे। ईरान ने भी अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिकी कोई फाइटर जेट हमला करने आएगा तो उसे ईरान अपने रडार से समझ जाएगा कि भाई अपना जहाज नहीं है, किसी का जहाज नहीं है, ठोको। मतलब पूरी तरह देखिए, ईरान वेनेजुएला की तरह देश नहीं है, मजबूत कंट्री है, बढ़िया डिफेंस है, बढ़िया उसके पास में ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, लंबे समय से युद्ध की तैयारी है, इतने दिन से प्रेशर झेल रहा है। और
ईरान के साथ में चीन और रूस का भी बैकिंग है। रूस का बैकिंग मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे का तर्क यह है कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है ना, उस समय पर ईरान ने खूब सारे ड्रोन रूस को दिए हैं। ऐसे में रूस ईरान के साथ ना आए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बदले में रूस जरूर आएगा, क्योंकि ईरान पूरे टाइम रशिया यूक्रेन में रूस के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में अगर रूस ने इन्हें अपने मिसाइल सिस्टम दे दिए, चीन ने अपने व्यापार को बचाने के लिए कुछ कर दिया, तो यह बहुत ही भीषण स्थिति तक घटना जा सकती है। यूएस मिलिट्री के बारे में यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। यह यूरोपियन ऑफिशियल्स के बयान को यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर के खबरों में ईरान पर अगले 24 घंटे में हमले की बातें चल रही हैं। साथ ही साथ ईरान के लोग भी अब देश छोड़ छोड़कर पलायन के लिए तैयार हुए हैं, निकल रहे हैं। तुर्की के साथ जो बॉर्डर साझा होता है ईरान का, वहां पर बड़ी संख्या में हलचल देखी गई है। इसी बीच में भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी हो जाती है फिर से, और वो कहते हैं कि अगर कोई भी छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी, पर्यटक जो भी ईरान में है, जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। अब ये भारत बोल रहा है, इसका मतलब भी समझ जाइए कि इतना तो हम भी समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। भारत की जो एम्बेसी है ईरान में, उसने प्रॉपर अपडेट दे दिया है कि भाई ये फोन नंबर्स हैं, तत्काल प्रभाव से पहुंचो और यहां से निकलो। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कल 14 जनवरी के दिन अपडेट दे दिया गया, जो भी एडवाइजर्स हैं, जो भी लोग हैं, वहां से बाहर आ जाएं। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत करी और उनके बारे में सिचुएशन जानी। एयर इंडिया की तरफ से आया ये अपडेट देख सकते हैं कि भाई हम ईरान पर से नहीं उड़ेंगे। इंडिगो की तरफ से आया अपडेट देख सकते हैं, हम ईरान पर से नहीं उड़ेंगे। मतलब पूरी तरह से बैटल ग्राउंड सज चुका है, बातें हो चुकी हैं, युद्ध की तैयारियां हैं, और इस युद्ध की तैयारी में ईरान से होकर के भारत की जो फ्लाइट्स बाहर की तरफ या फिर यूरोप की तरफ जाने वाली थी, उन सब ने रास्ते बदलने शुरू कर दिए हैं। ईरान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यहां पर बैठे हुए कतर में जो ईरान अमेरिका का एयरबेस था, उसे खाली किया जा रहा है। पूरी तरह से अलर्ट पर सारी चीजें हैं। जो भी तैयारी युद्ध के नाम पर होनी चाहिए वो सज चुकी हैं। ईरान का अपना एयर स्पेस बंद करने की खबर आप देख सकते हैं। ईरान ने थोड़े दिन पहले भी एक बार के लिए एयर स्पेस बंद किया था, जिसके चलते अब आज सुबह सुबह का अपडेट है कि यूरोप की वेब जो फ्लाइट्स हैं वो भी अब ईरान के एयर स्पेस में नहीं उड़ेंगी। इटली, पोलैंड अपने सिटीजन से कह रहे हैं कि भैया जल्दी से निकल जाओ। इस बीच में इंटरनेट की पूरी जो मतलब व्यवस्था है वो चौपट है। लगातार 8वां दिन है ईरान में इंटरनेट के माध्यम से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, अब यह खबर में इतना ज्यादा तड़का कैसे लगा, उस खबर तक चलते हैं। कल शाम को अमेरिका का जो न्यूज, मतलब एक तरह से समझिए ये हैंडल है जो अमेरिकी खबरें बाहर निकालता है, उसमें यह साफ साफ कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज चैनल रॉयटर से कहा है, द यूएस इज विड्रॉइंग सम पर्सनल फ्रॉम मेजर यूएस बेसिस इन मिडिल ईस्ट। अर्थात केवल कतर में ही नहीं, अमेरिका के जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर और बेसिस हैं, वहां से वो लोगों को निकालने का आदेश दे चुका है। इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है जब कतर की तरफ से खुद यह कमेंट आ जाता है। यहां पर ध्यान देने की बात है, यह वही कतर है जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन पिछली बार बेचारे पर गोला डाल दिया गया था। कब की बात है? ईरान इजराइल जब युद्ध चल रहा था, तब ईरान ने कतर को बोलकर अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था कि सुनो, तुम हमारे मित्र हो, लेकिन अमेरिका वाले तुम्हारे यहां बैठे हैं, उन पर हम हमला करेंगे। ट्रंप ने फिर यह कहा था कि ईरान ने हमें पहले ही कह दिया था हम हमला करने आ रहे हैं, थैंक यू ईरान, आपने हमें इन्फॉर्म करके हमला किया। ईरान इजराइल के बीच में जब थोड़े दिन पहले कन्फ्लिक्ट हुआ था, तब अमेरिका के बेस को ईरान ने निशाना बनाया था। अब चूंकि अमेरिका खुद पार्टी बनकर ईरान पर हमला करने आ रहा है, तो इस बार अमेरिका वर्सेस ईरान है, इजराइल वर्सेस ईरान नहीं हो रहा है। लेकिन इजराइल से तो असली नफरत है, नफरत ही इजराइल से है, इसी चलते तो अमेरिका आ रहा है। तो इजराइल के लोग क्या कर रहे हैं, यह भी तो अपने आप में एक खबर है। साथ ही साथ कतर ने साफ कह दिया है, सुनो भाई, अपडेटेड खबर यह है कि अल उदैद एयरबेस से लोग जा रहे हैं, यह हम आपको बताना चाहते हैं। कतर खुद डरा हुआ है कि इन लोगों की लड़ाई में हम ना मारे जाएं। पिछली बार इजराइल ने गुस्से में हमास के लोगों को मारने के लिए हमारे देश में हमला कर दिया। लड़ाई कहीं भी होती है, कतर में गोला फटता है। तो भाई अमेरिकियों, तुम्हें रोकने की कीमत चुकानी पड़ती है। कृपया करके जब तुम यहां से निकल रहे हो तो हमें खबर देने दो। फिर भाई लिस्ट निकल कर आती है हवाई जहाजों की। सारे हवाई जहाज रास्ता छोड़ करके जाते हुए दिखाई देते हैं, कतर एयरबेस से उड़ते हुए हवाई जहाज दिखाई देते हैं। जब नोटिस किया जाता है कि यूएस मिलिट्री के बेसिस कहां कहां हैं, तो इस पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, जहां पर लगभग
मतलब मिनिमम 1000 से ज्यादा तो कहीं ना कहीं सैनिक हैं ही हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो कुवैत, अल उदैद, यूएई, इसी प्रकार से बहरीन, सऊदी, जहां जहां भी इनके सैनिक हैं, वहां से बड़ी संख्या में सैनिकों को हटाने की बात चल रही है। अब सवाल बड़ा बनता है, जब हटा ही रहे हो तो युद्ध क्या करोगे? असल मायने में यह केवल एक प्रेशर टैक्टिक है। यह कहते हैं टाइम बाई करना। अर्थात अमेरिका ईरान के सामने खुद को दिखा ऐसे रहा है कि देखो तुम्हारे डर से मैं पीछे हट रहा हूं। इसके माध्यम से ईरान थोड़ा कमजोर हो सकता है, सोच सकता है कि हमारा डर हावी है। समय के साथ साथ इन देशों में यह विश्वास दिलाने का भी प्रयास है कि देखो तुम्हें निशाना नहीं बनवाएंगे, हम या तो इजराइल से हमला करने आएंगे या पानी में से हमला करेंगे। पानी में खड़े हुए जो इनके एयर बेसिस बने हुए हैं या पानी के अंदर जहां जहाज खड़े हैं, वहां से हमला करेंगे। क्योंकि इन देशों को कहा यही गया था कि तुम पर कोई हमला ना करे, इसलिए हमने बेसिस बना रखे हैं। लेकिन हमारे किसी लड़ाई में तुम्हारे बेसिस पर हमला हो गया तो संप्रभुता का उल्लंघन तो तुम्हारा होगा। ऐसे में इन देशों की वास्तविकता में हालत खराब है। ये इस बात से डरे हुए हैं कि चल अमेरिका वर्सेस ईरान रहा है, लेकिन मारे ये लोग जाएंगे। ऐसे में सऊदी, कतर, ये सब अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अभी ईरान की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि आप उसे गोला मारकर हटा सकें। आपने अगर गोला मारा तो लोग वहां पर ईरान की सरकार के और ज्यादा समर्थन में आ जाएंगे और यह घटना बिगड़ जाएगी। ईरान की स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी और हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं इन्हें निशाना बनाया जाएगा, जिससे पूरी तरह व्यापार प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और पूरा मिडिल ईस्ट अशांत हो जाएगा ईरान पर अगर अमेरिकी कार्रवाई होती है। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, उसने सारी कैलकुलेशंस पहले से ही लगाई हुई हैं। तेल के लिए वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है और आगे ईरान पर अगर कब्जा होता है तो उसके लिए तो बोनस पॉइंट है। ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा तो सस्ता तेल, सस्ता गैस दुनिया को आसानी से मिलने लगेगा। तो अमेरिका तो आगे की सोचकर चल रहा है कि उसे ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। कल को तुम लोग भी पीछे हटते हो तो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका सबको एक जैसा करके बाजार बनाकर छोड़ेगा कि तुम सब तेल बेचोगे, दुनिया में हम जो कहेंगे वो होगा और दुनिया पूरी तरह से हमारी तरह से चलना शुरू करेगी। खैर, सभी प्रयास चल रहे हैं लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है कि भाई साहब ये इजराइल वाले क्या कर रहे हैं। अमेरिका अपने लोग तो निकाल रहा है, बाकी लोग कहां हैं। तो ऐसे में देखो अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं ना, वो यूएस को छोड़ छोड़ करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूएस की एम्बेसी ने भी कतर में आदेश दिया है अपने सिटीजन्स को कि भाई सुनो, कतर में कोई भी अल उदैद एयरबेस तक मत जाना। इनको अंदेशा यही है कि आने वाले समय में उस एयरबेस पर ईरान जरूर रिटेलिएट करेगा। इन्हीं के साथ साथ यूके वाले भी कतर छोड़कर निकल रहे हैं कि निकल लो, क्योंकि हमला अगला कतर पर होगा। ईरान पूरी तरह तैयारी में है। यूके की पार्लियामेंट में पीएम बयान दे रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स के साथ ईरान कर रहा है वो गलत है। यानी पूरी तरह वर्ड सेंटिमेंट यह बना दिया गया है कि ईरान की सरकार के विरोध में जो जनता उतरी, उस जनता को मारने के लिए लगभग 12,000 लोगों की मौत के आंकड़े फ्लैश किए जा रहे हैं। ईरान उसे झूठ बता रहा है, लेकिन दुनिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 12,000 प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में निंदा हो रही है ताकि इस पूरे माहौल से, इस पूरे नैरेटिव से ईरान पर हमला किया जा सके। पाकिस्तान क्या कर रहा है? अमन और शांति की बातें कर रहा है। जो पाकिस्तान उस समय पर इजराइल के हमले के बाद तत्काल प्रभाव से ईरान भागा था, आज उसका ईरान पर कोई बयान नहीं है। वहीं अमेरिकी पूरी तरह से रजा पहलवी को लेकर बैठे हुए हैं। इन्हें दिखा रहे हैं कि जाओ हमारे पपेट, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जाकर ईरान की सत्ता संभालो, हमने तुम्हारे लिए जगह बना दी है। खैर, रजा पहलवी भी पूरी तरह लोगों को बताने लग रहे हैं कि ईरान में अब नई दिन का उदय होगा। देखो, इसमें दो नजरिए हैं। पहला नजरिया ये कि ईरान के लोगों के नजरिए से अगर देखो तो अमेरिका ने ईरान का जीना दुर्भर कर दिया है। ईरान के साथ जिस तरह के सैंक्शंस चल रहे हैं, डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी रियाल टिक भी नहीं पा रही है। पूरी तरह से वहां के लोग अमेरिकी प्रतिबंधों से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में ईरान की सरकार जिस जिद के साथ आगे बढ़ रही है कि हम झुकेंगे नहीं, यह बात सही है, लेकिन इस पूरी बात में जो वहां की जनता प्रताड़ित हो रही है, वो चाहती यह है कि अमेरिका के साथ किन बातों पर, केवल एक जिद कि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आप अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर रहे हो। अगर बॉम्ब बनाने की बात ही सर्वोपरि है तो कम से कम बॉम्ब को स्थगित कर दो। ईरान को महंगाई से इन सब से पीड़ित मत होने दो। दुनिया में 193 देश हैं,
मुश्किल से 10 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, लेकिन इकोनॉमी तो सारी सरवाइव कर रही है। ईरान इस हट को लेकर क्यों चल रहा है, उसे अमेरिका को बर्बाद ही क्यों करना है? ईरान के लोग अब ईरान की सरकार से यह सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें पहले जीने तो दो, हमें वो इकोनॉमी तो बनने दो जो सऊदी बनकर बैठ गया, यूएई बनकर बैठ गया, कतर बनकर बैठ गया। इन्होंने अपने यहां ग्रोथ एवेन्यूज ओपन किए और आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। और एक समय 1979 तक लोगों के लिए फैशन सिंबल हुआ करता था ईरान, लेबनान। यहां पर लोग जो थे वो इतने मॉडर्न कंसीडर किए जाते थे कि फैशन यहां से निकलकर बाहर जाता था। लेकिन वहां पर कट्टरपंथियों का शासन हुआ, पूरी तरह से सिस्टम को बदल दिया गया, बुर्कों को पहनना कंपलसरी कर दिया गया। ऐसे में कट्टरपंथ का जब जब इस्लामिक तरीके से वहां पर राज होने लगा, ईरान पश्चिमी देशों से कटने लगा। परिणाम यह निकला कि अब ईरान को बाई फोर्स बदलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसकी इन पॉलिसियों के चलते अमेरिका यह मानता है कि ईरान के लोग स्वतंत्रता फॉलो नहीं कर पाते। और दुनिया में डेमोक्रेसी बांटने वाला कौन? अमेरिका। खैर, अब बात इनकी करते हैं। ऐसे में इनके बारे में चर्चा यह कि भाई सुनो, सब तरफ चल रहा है, अमेरिका को तो नहीं मारा जा सकता। ईरान के पास ऐसी शायद ही कोई मिसाइल हो जो अमेरिका जाके हिट करे, और अमेरिका ने खुद की सुरक्षा पाबंद की हुई है। लेकिन आग तो लगाई आपकी है, आप कहां हैं जनाब? चर्चा है इनने भी खेला खेला है। अब देखो, मोसाद कुछ तो कर रही होगी। चर्चा है कि नेतन्याहू का जो हवाई जहाज है ना, वो उड़ करके ग्रीस गया है। ग्रीस में ये पहले भी गए थे। कहा जाता है कि जब भी ईरान का कोई हमला हो रहा होता है तो अक्सर नेतन्याहू का एक जहाज ग्रीस निकल लेता है। अब ये कयास है बाजार के। ये कहा जाता है कि इजराइल ने ऐसे समय पर अपने आप को एक और बेस दिला रखा है ग्रीस में। ग्रीस पर ईरान हमला नहीं करता है और नेतन्याहू निकल लेते हैं, सेफ्टी एग्जिट ले लेते हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं। यह इजराइल का जहाज है जिसका ट्रैक दिखाई पड़ता है। इजराइल का यह नेतन्याहू का जहाज है जिसके बारे में पता चलता है कि यह ग्रीस की यात्रा पर निकल लिया है। मतलब यह अपनी जगह बदल रहे हैं। इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है कि होगा तो सही हमला, और हम पर भी हो सकता है। ऐसे में जो आयरन डोम करके इनका सिस्टम है, उसकी बैटरीज को रवाना किया जा रहा है। सब तरफ रिपोर्ट्स में है कि आयरन डोम इजराइल में सब तरफ सक्रिय कर दिया गया है, यात्रा में दिखाई दे रहा है। तुर्की ईरान के अंदर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? ईरान में बैठे लोग, ये अपडेट है, ईरान के अंदर लोग अब तुर्की वाले बॉर्डर पर जा रहे हैं। तुर्की के बॉर्डर पर जाकर के आप अगर नोटिस करें तो ये ईरान है और ये तुर्की से बॉर्डर साझा करता है। इस बॉर्डर की तरफ ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं कि अगर तेहरान पर हमला हुआ तो हम सबको नुकसान ना हो, तो चलो तुर्की में चल के राहत ले लेते हैं। अरब देश क्या कर रहे हैं? अरब देश ट्रंप से कह रहे हैं कि सर ईरान पर हमला मत करो, इनकी सरकार अभी भी मजबूत है, खत्म नहीं होगी और स्थिति बहुत बिगड़ जाएंगी। कह रहे हैं इजराइल भी यही सलाह दे रहा है। इजराइल कह रहा है कि जो वेनेजुएला में किए हो ना, कुछ वैसा कर लो, इनके सरकारी लोगों को मार दो, जनता को और उग्र उग्र कर दो, जनता को ही पलटने दो, आप एंट्री मत करो, अदरवाइज बहुत ज्यादा सैन्य दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। लेकिन यहां तो ईरान एकदम कमर कस के बैठा है कि अमेरिका तू एक गोला फेंक के दिखा, मैं तेरे जितने तबाही मचाऊंगा ना आसपास पूरी दुनिया में। ईरान को पता है कि अमेरिका ने इन सारे देशों को, जीसीसी के लगभग देशों को पाला हुआ है, चाहे कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी हो, इन सबको बोले बेटा तुम तो फेंकोगे गोला वहां से, मैं इन सब के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली तुम सब जगह से मुझ पर हमला करोगे। तब ये देश ये कहेंगे कि अमेरिकी बेस से हमला हुआ है, हमने नहीं किया है, तो बेटा मैं बदला वैसे ही लूंगा और मैं इन पर सीधा गोला मारूंगा। ऐसे में ईरान के अंदर तैयारी क्या चल रही है? सरकार अपनी तरफ से झंडे जला रही है अमेरिका के, और वीडियोस चलाए जा रहे हैं कि ट्रंप सुनो, पिछली बार तो तुम्हारे गोली लगते लगते बच गए थे तुम, इस बार नहीं बचोगे, तुम्हें तुम्हारे देश में घुसकर मारेंगे। तो ईरान के अंदर जो जनता है ना, वो लाखों की संख्या में सरकार के समर्थन में सड़कों पर घूम रही है कि एक बार तुम निशाना बना के दिखाओ, निशाना हम तुम्हें बनाएंगे। ऐसे में अब ईरान की तरफ से भारत को संदेश भेजा गया है, कहा गया है कि देखिए वो वाली बात है, लेवल सबका निकलेगा। ईरान बोल रहा है कि जो भी देश चुप हैं, यहां पर ध्यान रखने वाला है, दीज पॉलिसीज विल सूनर और लेटर अफेक्ट ऑल कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और इकोनॉमिक पावर। इनका कहना है कि जैसे अमेरिका ने अभी 66 यूएन और मतलब गैर यूएन के गठबंधन से अपने आप को बाहर निकाला, दुनिया में जिस तरह से यूनिलैटरली वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, आज जो लोग साइलेंस हैं या फिर इनएक्टिव हैं, वो जो देश चुप हैं, वो ये ना समझें कि वो घटना उससे चिंता से दूर हैं, कभी ना कभी उनका नंबर भी आएगा। और ये बात सच भी है। ये कहीं ना कहीं लोग इस बात से अब वास्ता भी रखने लगे हैं कि जिस तरह से अमेरिका पहले वेनेजुएला पर जैसे ही हमला किया, जैसे ही मादुरो को निकाला, उसके बाद और ज्यादा आक्रामक हो गया, ग्रीनलैंड के लिए हमले की प्लानिंग कर चुका है। उस पर भी मेरा सेशन अभी अपनी पाठशाला पे थोड़ी देर में आ रहा है।
ऐसे में ग्रीनलैंड पर प्लानिंग हो चुकी है, ईरान को बदलने जा रहा है, ये जितना एग्रेसर होकर जा रहा है, इससे आप समझिए कि अगला टारगेट इसका ब्रिक्स कंट्रीज होंगी। ब्रिक्स कंट्रीज में ये साउथ अफ्रीका की सरकार बदल सकता है, ब्राजील की सरकार बदल सकता है, इंडिया में भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है कि जो इसको चाहिए वो करने का प्रयास में रशिया के साथ व्यापार के नाम पर खूब सारा 500% टैरिफ एग्जीक्यूट कर सकता है कि करा दो। सुप्रीम कोर्ट तक अब ट्रंप के प्रभाव में चल रही है। कल टैरिफ के ऊपर फैसला आना था, उसे स्थगित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं नहीं ठीक है, बाद में फैसला दे देंगे। मतलब इस समय अमेरिका और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। एक घटना के बाद में ट्रंप का मिस्टर पीस का खिताब दिमाग से उतर गया है कि जब शांति में तुम नोबेल नहीं दिए तो अब मुझे अशांति फैलाने दो, कम से कम इसमें तो श्रेष्ठ होने दो, अमेरिका का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रपति बनने दो। शांति के नाम पर मैं नोबेल पीस पुरस्कार मांग रहा था, तुम नहीं दिए, मैंने 8 युद्ध रुकवाए, अब मैं 8 युद्ध करवाऊंगा, उसके बाद बताना कि मैं सबसे बढ़िया हूं कि नहीं, मुझे श्रेष्ठ बनना है। ठीक है, तो ऐसे में ट्रंप लगातार सक्रिय हैं। अच्छा, ईरान में क्या था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ना, उनको देखते ही गोली मारी जा रही थी, लेकिन सिंबॉलिक रूप से गोली मारने के बाद पता नहीं चल रहा कौन मर गया, लेकिन पूरे देश को बताने के लिए कि देखो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट के जो चेहरे हैं उन्हें सरेआम फांसी दी जाएगी, वो काम भी जारी था। ऐसे में ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स को फांसी देने के नाम पर ट्रंप बौखला जाते हैं। 26 साल के एक प्रदर्शनकारी को फांसी की खबर जब बाहर निकलकर आती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आता है, कहते हैं कि ईरान के राष्ट्रभक्तों ध्यान रखो, अपना प्रोटेस्ट जारी रखो, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन, सब तरफ जितने भी संस्थान हैं उन पर छा जाओ, सेव द नेम ऑफ द किलर एंड अब्यूजर्स, जो तुम्हें मार रहे हैं या तुम्हारे साथ जो यातनाएं दे रहे हैं उनके नाम सुरक्षित रखो अपने साथ। दे विल पे ए बिग प्राइस, आई हैव कैंसल्ड ऑल माई मीटिंग्स विद ईरानियन ऑफिशियल्स अंटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप, जब तक ये किलिंग नहीं रोक देते तब तक मैं अब ईरान से बात ही नहीं करूंगा। हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी कि आपके लिए मदद पहुंच रही है। ये वाली लाइन जब इन्होंने बोली ना, उसके बाद में माहौल गर्मा गया कि इसका मतलब युद्ध होने जा रहा है। ये हेल्प इज ऑन इट्स वे से ही तो सारा माहौल बना। मेक ईरान ग्रेट अगेन कह के इनका ट्वीट आता है। आज सुबह सुबह फिर ये बात बोलते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे कहने पर ईरान ने, अभी तक तो हमारी सूचना यह है कि फांसी टाल दी है, बाकी चीजों पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये अक्सर करते हैं, आपको याद होगा तो जब G7 की बैठक कनाडा में थी तब ईरान इजराइल चल रहा था, अमेरिका को B2 बॉम्बर भेजने थे, उस समय ट्रंप एक बार शांति खा गए थे कि हां हां देखा जाएगा, और अचानक से फिर ये B2 बॉम्बर भेज करके दुनिया को इन्फॉर्म किए कि हमने नेतांज को तबाह कर दिया है। बिल्कुल इस बार भी वैसा ही चल रहा है और अमेरिका इसी तैयारी में है। कहा जा रहा है, हमें कहा गया है कि फांसी वांसी रुक गई है, लेकिन इसी बीच में अमेरिका ने साउथ चाइना सी के अंदर जो खड़ा हुआ अपना USS अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे भेज दिया है कि चलो बेटा आ जाओ, ईरान पर हमला करने की तैयारी है। इसी बीच में सबसे बड़ा सवाल, रूस और चीन की कोई प्रतिक्रिया आई कि नहीं। अभी जब मैं आपका सेशन लेकर आ रहा था उस समय की ताजा प्रतिक्रिया यह है कि इस समय जब पूरी तरह एयर स्पेस बंद है, एक चीनी जहाज यहां आकर उतरता है, फ्लाइट रडार इसकी जानकारी दे रही है। अब ऐसे में क्या चाइना ईरान में अपने वेपन तैनात कर रहा है? क्या थोड़ी देर बाद रशिया भी यहां पर दिखाई देगा? क्योंकि वेनेजुएला की तरह ईरान को ये लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, ये तय है, क्योंकि ईरान ने इनका साथ दिया है। रूस की, चीन की जो भी प्रतिक्रियाएं आएंगी जल्दी ही मैं आपके साथ सेशन में उन्हें साझा करूंगा। अपडेटेड रहने के लिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी हमारा नया सेशन आता है आप तक सूचना पहुंच जाती है, और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता। जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां सब्सक्राइब का बटन दबा आ रहा है, उसे क्लिक कर दीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने मित्रों से शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारी आप तक काम को पहुंचाने की जो ऊर्जा है वो निरंतर बढ़ती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। हमारे कोर्सेज, हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की और अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं, उन्हें जाइए देखिए, आपके लिए जरूरी लगे तो उन्हें अवश्य परचेज करिए, पढ़िए, समझिए कि कैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, कैसे शेयर बाजार काम करता है। और अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो फाउंडेशन के लिए मेरा पढ़ाया हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कोर्स अपनी पाठशाला ऐप पर उपलब्ध है, उसे जाकर पढ़िए। बहुत सारा अच्छा कंटेंट हमने उपलब्ध कराया हुआ है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।